हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पर। साथियों, भारत अभी एआई शिखर सम्मेलन को होस्ट कर ही रहा था कि तभी एक और नई खबर निकल करके आई कि भारत ने एआई से जुड़ा हुआ, या हम कहें सिलिकॉन, या हम कहें खनिज मिनरल से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता पैक्स सिलिका को साइन कर दिया। इस समझौते में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है और साथ साथ उन देशों की, जिसमें चीन के ऊपर जिन देशों की निर्भरता है, उनके बीच का एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता है। इसी बीच एक और बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक ऐसे समय में जब अमेरिका का भारत के ऊपर ट्रेड समझौतों को लेकर के बहुत ज्यादा दबाव है, टैरिफ्स को लेकर के दबाव है, तब पैक्स सिलिका को साइन करना क्या एक दबाव में लिया गया कदम है और इसका भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज इस डिस्कशन में हम विस्तार से समझेंगे इस समझौते के बारे में और साथ ही साथ भारत और इससे जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। तो पैक्स सिलिका समझौता अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, ये उसकी न्यूज है। इंडिया साइंस पैक्स सिलिका जॉइंस यूएन लेड इनिशिएटिव ऑन एआई और क्रिटिकल मिनरल्स। तो जो दुर्लभ खनिज की संपदा है, इससे जुड़ा हुआ एक समझौता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इस तरह के जो कंप्यूटर आधारित उपकरण है उनको भी सीधे सीधे जोड़ता है। तो यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की एक फ्लैगशिप पहल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में सुरक्षित, लचीली और नवाचार उन्मुख सप्लाई चेन बनाने का प्रयास करती है। इस पूरी बात का जो मतलब है वो ये समझिएगा कि एक ऐसे दौर में जब दुनिया भर में सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए जो रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल होता है, उस पर लगभग 80 से 90% प्रोडक्शन पर चाइना का अधिकार है। ऐसे में चाइना दुनिया भर के देशों के साथ ट्रेड तो करता ही है, साथ ही साथ उन देशों को आंख भी दिखाता है, उन देशों की बॉर्डर्स के साथ डिस्प्यूट भी करता है, उनको कब्जा करने का भी प्रयास करता है। और भारत की चूंकि एक लंबी सीमा चीन के साथ साझा होती है, इसमें भारत भी चीन के साथ होने वाले इस द्विपक्षीय व्यापार में अक्सर घाटे की स्थिति में दिखता है। तो इस पूरी प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो यहीं से निकलेगा कि सिलिकॉन आधारित टेक्नोलॉजी जैसे सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी एक देश की मोनोपोली बनने से बचाने की ओर बात करता है। तो इसमें दो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है पैक्स और दूसरा शब्द है सिलिका। पैक्स का मतलब होता है शांति या स्थिरता लाने के लिए किया गया एक प्रयास, जबकि सिलिका का संबंध सिलिकॉन डाइऑक्साइड से है, जो कि चिप्स को बनाने में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हार्डवेयर को बनाने के लिए बिल्कुल की कंपोनेंट के रूप में कार्य करता है। पर्पस क्या है? एक शब्द ध्यान रखिए, कोर्सिव डिपेंडेंसी। कोर्सिव डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि किसी ऐसे देश के ऊपर निर्भरता कम की जाए जिसके माध्यम से हमें कुछ और नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, जैसे सैन्य मामलों को लेकर के या किसी तरह के आर्थिक तनावों का सामना करना पड़ सकता है। तो गैर बाध्यकारी डिक्लेरेशन है, यानी ट्रस्टेड पार्टनर्स के बीच में सहयोग किया जाएगा। तो इसको 11 और 12 दिसंबर के बीच में 2025 में, यानी पिछले साल, वॉशिंगटन डीसी में पैक्स सिलिका समिट के मौके पर साइन किया गया था। तब इसमें जो शामिल देश थे, यूएस तो था ही, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ग्रेट ब्रिटेन, सिंगापुर और इजराइल। बाद में इसका विस्तार हुआ, इसमें कुछ और देश भी आए, जैसे नीदरलैंड्स दिसंबर में शामिल हुआ, यूएई जनवरी 2026 में, कतर शामिल हुआ 2026 में और ग्रीस शामिल हुआ। अब फरवरी में 20 तारीख को एआई समिट के दौरान भारत ने भी इसमें साइन कर दिए हैं और भारत इसका 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ठीक है सर, इसके पर्पस क्या है? पहला पर्पस है ट्रस्टेड एआई इकोसिस्टम बनाना, यानी क्रिटिकल मिनरल्स को जो दुनिया भर में फैले हैं, जो कि सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग से जुड़े हुए ग्राफिक यूनिट को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर आप देखें, भारत और दुनिया भर में ईवीज के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हम जीवाश्म ईंधनों से थोड़ा सा दूर हट सकें। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने में भी सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप सैटेलाइट प्रोग्राम को देख लो, उसमें भी सेमीकंडक्टर का यूज है। तो बड़े से बड़े हार्डवेयर को बनाएंगे या छोटे से छोटे टेक्नोलॉजी को, गैजेट को बनाएंगे, उसमें भी इसका उपयोग होता है। ऐसे में चीन की चोक होल्ड को तोड़ना है। चोक होल्ड का मतलब क्या होता है? चीन चूंकि दुर्लभ खनिज और चिप के मामले में 80 से 90% तक कंट्रोल को रखता है, ऐसे में चीन तय करेगा कि कौन सा देश किसके साथ व्यापार करे, कौन सा देश किसके साथ व्यापार ना करे। चीन तय करेगा कि कितना परसेंट टैरिफ लगाना है। चीन तय करेगा कि किस देश के बॉर्डर को कब कंट्रोल में लेना है। और भारत के साथ चूंकि चीन के संबंध लंबे समय से बिगड़े हुए हैं,
ऐसे में यूएस की ये पॉलिसी क्या भारत के लिए लाभकारी हो सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, अभी हम इस पर भी बात करने वाले हैं। तो इसका उद्देश्य गैर मार्केट प्रथाओं जैसे ओवर कैपेसिटी या डंपिंग को भी रोकना है कि भाई अगर हम नहीं देंगे तो तुम खरीदोगे कहां से? जैसे चीन के पास लगभग 80 से 90% कंट्रोल है और चीन ने 2025 के दौरान एक बार भारत के साथ ऐसा किया भी। तो रेयर अर्थ मेटल्स के जो समझौते हैं या रेयर अर्थ मेटल्स है उसको देने से मना कर दिया और 2022-23 के आसपास भी एक बार ऐसा हो चुका है। तो भारत की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये बड़े ज्यादा नुकसान में जाने लग रही है। तो आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ना एक और पर्पस है, यानी नो टू वेपनाइज्ड डिपेंडेंसी। एक ऐसी निर्भरता जो किसी देश पर है अगर हमारी, तो वो उसका हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। वही सारी बात इसमें भी जुड़ेंगी। अगला पॉजिटिव सम गठबंधन बनाना, यानी देशों के बीच में एक ऐसी साझेदारी को निर्मित करना है जो सभी के बीच में समानता को स्थापित करने की बात करती हो, सभी के लिए लाभकारी सहयोग के रूप में इसको बनाना है। तो पूर्ण सदस्य कौन कौन से हैं अभी इस लिस्ट को जरूर याद रखना, प्रीलिम्स में हो सकता है कोई सवाल इसको लेकर पूछ लिया जाए। तो अमेरिका तो है ही, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, जापान, कतर, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूएई, यूनाइटेड किंगडम और अब 10वां सदस्य है भारत। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी इस पर साइन नहीं किया है। इसमें आएगा यूरोपियन यूनियन, नीदरलैंड्स, ओईसीडी और ताइवान और कनाडा। इसमें अगर आप यूरोपियन यूनियन या नीदरलैंड जैसे देशों को देखेंगे तो ये भी एआई के क्षेत्र में काफी ज्यादा एडवांसमेंट रखते हैं। तो अभी के लिए गैर सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, केवल इसको ऑब्जर्वेशन में लिए हुए हैं। तो भारत के शामिल होने का क्या फायदा मिलने वाला है? सबसे पहली बात, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिसी से रिलेटेड या हम कहें कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से रिलेटेड कदम है। तो भारत के द्वारा ऐसा करने से हमें दिखता है कि मल्टी अलाइनमेंट को बनाए रखते हुए भारत पश्चिम की तकनीक की तरफ अपना झुकाव बढ़ा रहा है। हम सब जानते हैं कि भारत के लिए रूस एक बहुत बड़ा रक्षा साझेदार रहा है, लेकिन रूस के साथ अगर भारत ने तेल समझौते को कुछ हद तक कम किया है या अमेरिका के टैरिफ्स की वजह से भारत ने रूस के साथ तेल के आयात को कम किया है, ऐसे में हमें एक बात दिख रही है कि भारत भले ही तेल को लेकर रूस पर डिपेंडेंसी कम कर रहा है, लेकिन भारत के रक्षा समझौते और रक्षा सहयोग रूस के साथ बने हुए हैं। साथ ही साथ अब भारत पश्चिमी देशों के साथ एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर साइन कर रहा है, यानी एक ऐसा समझौता जिसमें रेयर अर्थ मेटल्स का यूज किया जा सकता है। तो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन, पीएलआई स्कीम, क्रिटिकल मिनरल मिशन से ये जुड़ा होगा, क्योंकि भारत अपने देश के जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनका उपयोग करते हुए सेमीकंडक्टर्स के निर्माण, पीएलआई स्कीम, क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़ा हुआ 2025 का मिशन कंटिन्यू कर रहा है। तो भारत को फायदा क्या है? भारत के बड़े रेयर अर्थ मेटल भंडार, भारत का टैलेंट और भारत का बाजार भारत को बढ़त दे सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत के पास 8.6 मिलियन टन के आसपास रेयर अर्थ मेटल्स का भंडार है। तो भारत के जो तटीय राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, जैसे पश्चिम बंगाल, जैसे ओडिशा, जैसे तमिलनाडु, जैसे केरल, जैसे गुजरात के तट, महाराष्ट्र के तट, इन तटीय क्षेत्रों में जो बालू पाई जाती है उसमें कई क्षेत्रों में मोनाजाइट सैंड मिलती है, जो कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। ऐसे ही और भी बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स इनके अंतर्गत उपलब्ध है। इनका लाभ भारत ने चूंकि अभी तक नहीं लिया है, लेकिन आने वाले समय में भारत की जो रणनीति है वो इसी दिशा में काम कर रही है। ऐसे में एक तरफ चीन से निर्भरता भी कम करना है, दूसरी तरफ अपने देश के इन खनिज तत्वों को निकाल करके उपयोग भी करना है। तो हमें पश्चिमी देशों की तकनीक मिलने से हम इसका बहुत अच्छे तरह से शायद उपयोग कर पाएंगे। तो यूएस कंपनियों से निवेश भी आएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर हम देखें तो भारत ने 2 नैनोमीटर की चिप डिजाइन करने में भी अपनी भूमिका निभाई है, कि क्वालकॉम के साथ मिलकर के ऐसा किया है। तो क्वालकॉम आपको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर्स के निर्माण में एक अग्रणी संस्था है। दूसरी बात, क्या इससे भारत और चीन के संबंधों पर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चीन तो इस बात को समझ ही रहा है कि यूएसए कर क्या रहा है। यूएसए एक तरफ चीन के पास मौजूद जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनके ऊपर दुनिया की निर्भरता को खत्म करने के लिए सीधी तरह से तैयार है। तो ऐसा करने से चीन की बौखलाहट स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा किया जाना स्लैप ऑन द फेस के रूप में दिखाई पड़ता है कि भारत ने चीन को एक करारा जवाब तो दे ही दिया है और चीन की सप्लाई और चीन के डोमिनेंस को चैलेंज कर दिया है। साथ ही साथ भारत की चीन पर निर्भरता तो कम होगी ही, और भारत के द्वारा भेजा जाने वाला जो पैसा है वो चीन से हटकर पैक्स सिलिकॉन कंट्रीज की ओर आगे बढ़ेगा। तो यूएसए दरअसल चाहता भी यही है, क्योंकि अगर चीन के ऊपर देशों की निर्भरता बनी रहेगी तो लगातार चीन के साथ ट्रेड होता रहेगा
और ट्रेड में जाहिर सी बात है कि चीन हमेशा सरप्लस पर रहेगा। ऐसे में चीन की इकोनॉमी लगातार एक्सपोर्ट करके खुद को मजबूत करती रहेगी और डॉलर्स को अपने पास कंट्रोल में रखती रहेगी। और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब चीन सीधे तौर पर डॉलर्स को बाहर करना शुरू कर दे, और चीन ये चाहता भी है। चीन ये चाहता है कि जो डॉलर आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था बनी हुई है उसे डॉलर से हटा करके मेटल पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो चीन इसका एक संभावित प्रतिशोध ले सकता है, जैसा अक्सर होता रहा है, व्यापार पर या सीमा तनाव को बढ़ा करके। लेकिन ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भले ही चीन के साथ हमारे संबंध क्यों ना अच्छे बने रहें, सीमा पर तो तनाव होता ही रहता है। इसके अलावा क्या भारत और रूस के संबंधों पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? तो एक मंच के बारे में आप जानते हैं जिसे ब्रिक्स कहते हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और अब तो इसमें और भी देश शामिल हैं। तो इस पूरे ग्रुप के बीच में भारत की जो भूमिका है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकती है, क्योंकि भारत का झुकाव अगर अन्य देशों की तरफ होगा, खास तौर से अमेरिका और उसके सहयोगियों की तरफ, तो इस मंच पर जो भी समझौते होंगे उन समझौतों को करने में कुछ कठिनाई आ सकती है। इसके अलावा यूएस के द्वारा जो कंट्रोल्ड एक्सपोर्ट समझौते हैं, उससे S-400 जैसी जो डील है भारत की रूस के साथ, वो भी प्रभावित हो सकती है। साथ ही साथ क्योंकि जब हमने तेल का आयात है वो भी कम कर दिया है, तो इससे बाकी समझौतों पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन हमने चूंकि पूरी तरह से रोका नहीं है रूस के तेल को, इसलिए एक डिप्लोमेसी बना करके हमें बैलेंस करना होगा इस पूरे मामले को। तो भारत को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, पहले लाभ देखते हैं और फिर इसकी लिमिटेशंस को देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको मेंस में ऐसा कोई प्रश्न लिखने के लिए आ जाए पेपर 2 में या पेपर 3 में, क्योंकि जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो ज्यादातर संभावना है 2 पर पूछे, या दूसरे एंगल से अगर इकोनॉमिकल अप्रोच से पूछे तो 3 पर भी पूछ सकता है। टेक्नोलॉजी तो है ही पेपर 3 में, साइंस एंड टेक भी है, वहां पर भी पूछ सकता है। तो पहली बात तो यह है कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, यानी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में एफडीआई के प्राप्त होने से भारत में इनोवेशन तो बढ़ेगा। सप्लाई चेन हमारी सिक्योर हो सकती है, क्योंकि चीन का ब्लैकमेल करना या ताइवान संकट से बचाव हो सकता है। अगली बात, अगर अमेरिका इस समझौते में शामिल है और अमेरिकी सहयोगी देश शामिल है, तो पैक्स सिलिका में भारत के ऐड होने से बाकी देशों का इन्वेस्टमेंट एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में भारत की ओर भी ट्रांसफर होगा। तो भारत में नौकरियां, एआई लीडरशिप जैसी चीजें भी बढ़ेंगी। भारत के पास जनसंख्या बहुत है, स्किल देकर के हम इस पूरे इन्वेस्टमेंट का फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से चीन के प्रभाव को काउंटर करने में मदद मिलेगी और यूएसए के साथ साझेदारी मजबूत भी होगी। क्या कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। जैसे चीन के साथ तनाव तो बढ़ेगा ही, दूसरा रूस के साथ भी जटिलता आएगी, रक्षा सौदे, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए समझौते, स्वायत्तता में हमारे कुछ कमी आ सकती है। जैसे अभी हमने देखा कि जैसा यूएस का दावा है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा दिया। दूसरी बात, चाबहार पोर्ट के लिए यूएस ने दबाव डाला कि ईरान के साथ समझौतों को टाइट किया जाए, या ईरान के साथ जो चाबहार समझौता है उससे भारत बाहर आ जाए। और हमने देखा भी कि भारत ने उस पर निवेश को कम कर दिया, या उस समझौते से, या अभी चाबहार के निर्माण से भारत बाहर है। तीसरी बात, ऐसा कहते हैं कि यूएस के दबाव में रूस के साथ जो ऑयल डील है उसको भारत ने टाइट किया है, और यूएस चाइना टकराव बढ़ने पर भी भारत बीच में फंस सकता है। ये भी एक और समस्या है। जैसे अगर यूएस के संबंध ईरान से खराब है तो भारत पर दबाव पड़ता है कि ईरान के साथ बात मत करो। अगर यूएस के संबंध रूस से खराब है तो भारत पर दबाव पड़ता है। चीन से खराब होंगे फिर भारत पर दबाव पड़ेगा। अच्छा, कल को अगर यूएस कोई गलत दबाव भारत पर डालेगा, फिर भारत के पास एक रास्ता बचेगा, चीन, क्योंकि और तो कोई है नहीं बाजार में। हाँ, ये हो सकता है कि पैक्स सिलिका के माध्यम से बाकी देश सहयोग करें, लेकिन यूएसए के अगेंस्ट में जाकर के कोई देश कितनी बात कर पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो अल्टीमेट रूप से फिर सर क्या किया जाए इस पूरे मुद्दे को लेकर के? अभी तो भारत ने समझौते को साइन कर दिया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कभी भी कोई भी देश एक तरफा मामले में या एक तरफा तरीके से किसी का सहयोगी नहीं होता। और चूंकि भारत की डिप्लोमेसी भी न्यूट्रल है, यानी हम गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेकर चलते हैं, ऐसे में हम किसी के पिछलग्गू नहीं है, हम स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। यह जो पैक्स सिलिका की रणनीति है, इसके लिए भले ही हमें तात्कालिक रूप से देशों के साथ सामंजस्य बैठाना पड़े, लेकिन इसकी संभावना यह है कि लॉन्ग टर्म में शायद ये पॉलिसी हमारे लिए ज्यादा लाभकारी साबित होगी। तो आप इस डील को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके अलावा इस डील से जुड़े हुए जो अन्य अपडेट होंगे वो हम आपके समक्ष लेकर के आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आप अनअकैडमी से जुड़ करके ऐसे और भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट को सीखना चाहते हैं तो अनअकैडमी के स्पेशल ऑफर्स अभी लाइव है, जल्दी कीजिए, लेट्स क्रैक इट।